नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एंड टीच चैनल में। हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में जिनको ज़रूर पढ़ना चाहिए अपने पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी बुक्स की जो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है मैंने एक जगह नोट डाउन किया है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये सभी बुक्स को ज़रूर एक बार पढ़ें। अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो ऑडियो भी इसका सुन सकते हैं। यूट्यूब में आपको ऑडियो वर्जन भी मिल जाएगा। एक बार ज़रूर आपको सुनना चाहिए, एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स इसमें से ली है, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो बुक है उसका नाम है वाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल टू। कहने का मतलब ये है कि स्कूल में मुझे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पढ़ाई गई। राइटर का कहना है कि ये सारी चीज़ें स्कूल में भी पढ़ानी चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाई गई। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला चीज़ जो उस बुक में मैंने नोट डाउन किया वो ये लेखक का कहना है कि आप मैरी द फाइनेंशियल राइट पर्सन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप उसी से शादी करें जो थोड़ा फाइनेंशियली नॉलेजेबल पर्सन हो। अब ऐसा नहीं है कि वो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे लड़के से या लड़की से शादी करें जो पैसे वाला हो। यहाँ पे पैसे की समझ हो, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शादी से पहले जब हम डेट पे जाते हैं या फिर जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो या फिर हम कहीं गिफ्ट देते हैं तो काफ़ी महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, काफ़ी महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो शादी के बाद भी उनका एक्सपेक्टेशन ऐसा ही रहता है, जिसकी वजह से बाद में फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है और झगड़े भी होते हैं इस वजह से। तो आप सिंपल रहिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप जहाँ जा सकते हैं, जितना गिफ्ट दे सकते हैं, आप गिफ्ट को पैसे से मत तोलिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आपका जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको पैसे की समझ होनी चाहिए कि। तो यहाँ पे राइटर सिंपली यही बोलते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप एक्सपेक्टेशन को हाई मत रखिए, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आगे भी जो राह है वो मुश्किल भरा नहीं रहेगा। तो दूसरा लर्निंग जो मैंने इस बुक से सीखा है वो ये है कि शॉर्ट टर्म गोल्स वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब ये है कि आप एक गोल बनाते हैं जब उस गोल को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वो हो जाता है शॉर्ट टर्म गोल। ये दोनों ही ज़रूरी है। अगर आप कोई भी गोल, जैसे आप मान लीजिए कि आप बनाए हैं कि आपको 10 साल में 1 करोड़ रुपया जमा करना है, तो आपको फिर ये डिसाइड करना होगा कि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो मैं एक महीने में कितना करूँगा, फिर एक दिन में कितना होना चाहिए। उस बड़े से गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना और उसके बाद उस पर लग जाना, तो वो गोल ज़रूर अचीव होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल को भी समझना ज़रूरी है, उसको भी इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है, तभी वो बड़े गोल को हम अचीव कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस बुक का वो ये बताता है कि जब भी आपका इनकम बढ़ता है, मान लीजिए हर साल बढ़ता है, हर 6 महीने में बढ़ता है, या जब भी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तब बढ़ता है, तो उस बढ़े हुए इनकम का 50% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि इनकम के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है। अगर मेरा सैलरी बढ़ गया तो फिर मेरा खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन लेखक का ऐसा मानना है कि वो बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक्सपेंसेस थोड़ा ही बढ़ाना है और उसका 50% इन्वेस्ट कर देना है। तो ये 3 लर्निंग्स है इस बुक की जो मैंने पढ़ा, मैंने जाना, तो मैंने आपको शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे बुक की तरफ। दूसरा जो बुक है जो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन एक शहर है जो जहाँ पर एक सबसे अमीर आदमी ने शेयर किया है कुछ सीक्रेट्स। चलिए वो क्या है देखते हैं। उन्होंने बताया है कि इस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे लगा वो मैंने नोट डाउन किया है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब भी हमें सैलरी मिलती है या बिजनेस से जो भी हम कमाते हैं वो हम अपने आप को पे कभी नहीं करते हैं। इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं, पूरे 1 महीने काम करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, और जब सैलरी भी मिलता है तो किसी और को हम दे देते हैं, राशन वाले को दे देते हैं, दूध वाले को दे देते हैं, मतलब कहीं और ही हम दे देते हैं अपने आप को देने के अलावा। तो उनका कहना है कि सबसे पहले आपको खुद को पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो आप डिजर्व करते हैं कि कुछ अमाउंट आप अपने पास रखें। अभी आप बहुत लोग ऐसे बोले हैं कि राशन वाले को, दूध वाले को तो आप अपने वजह से ही दे रहे हैं ना, अपने लिए ही दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली में आप अपने आप को पे नहीं कर रहे हैं। अपने आप को पे करने का मतलब आप जो 1 महीने पूरा आपने मेहनत किया उसमें अपने आप को कितना रुपया अपने आप को दिया है आपने। यहाँ पे इस बारे में बात हो रही है। जब हम किसी से कुछ काम करवाते हैं तो उसको हम पैसा देते हैं, आपने जो काम किया आपने अपने आप को कितना पैसा दिया, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो उन्होंने शेयर किया है कि एटलीस्ट 10% अपने सैलरी का या इनकम का हमें अपने पास रखना है और उसे इन्वेस्ट करना है। ये बहुत बड़ा लर्निंग उन्होंने सिखाया, जिसकी वजह से वो एक शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी बन गया। वैसे सुनने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन इसका जो करने के बाद जो इसका इफेक्ट है वो काफ़ी अद्भुत है, जिसकी वजह से
वो आदमी इसको कंटिन्यू फॉलो किया और उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो ये लर्निंग बहुत ही मुझे खास लगी, इसलिए मैं सोचा इसको शेयर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगली बुक की तरफ। अगला जो बुक है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उसका नाम है द टोटल मनी मेकओवर। ये जो इंसान आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके पास सब कुछ था, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज के कमी की वजह से इनके सारे पैसे चले गए। फिर जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की। फिर इन्होंने एक बुक लिखा, उसके बारे में इनकी मिस्टेक से हम लर्निंग करते हैं और चलिए देखते हैं कि इन्होंने अपने बुक में क्या शेयर किया है। इन्होंने सबसे पहला बताया कि आपको एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर रखना चाहिए। ये इन्होंने अपने लाइफ में महसूस किया कि इमरजेंसी फ़ंड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ सकता है और वो इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं होता है। तो हमें हमेशा कुछ अमाउंट, कई लोग बोलते हैं महीने का 6 मंथ का सैलरी आपको रखना चाहिए, कई लोग बोलते हैं 1 साल का रखना चाहिए। तो कभी भी जब आप सोचेंगे ऐसा इमरजेंसी फ़ंड रखना है, तो आप बड़ा मत सोचिए कि हमको 1 साल का रखना है। जैसे कि पहले वाले बुक में बताया गया कि आप बड़ा गोल जब रख लेते हैं तो उसको करने के लिए फिर माइंड को परेशानी होती है, वो उनको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट दें, पहले अगर हम ऐसा सोचें कि सिर्फ 1 मंथ का सैलरी हम इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रखते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हम बढ़ाएंगे, 2 महीने का करेंगे, 3 महीने का करेंगे, तो आपका वो हो जाएगा। लेकिन इमरजेंसी फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकता है, आपको मेंटली इतना डिप्रेस कर सकता है। आप ये जब बुक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो ये पहला लर्निंग है, इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। दूसरा जो लर्निंग है इस बुक का वो ये है कि आप अपने सारे लोन, जितने भी लोन हैं वो उतार दीजिए। कई लोगों का ऐसा मानना है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि अगर होम लोन है तो चलेगा, उसके अलावा जितने भी लोन हैं, ज़्यादातर लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। मोबाइल भी लेना हो, फ्रिज भी लेना हो, लैपटॉप भी लेना हो, बाइक भी लेना हो, कार भी लेना हो, वो सारे चीज़ लोन पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा सैलरी ईएमआई के रूप में जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है। वो दूसरों के लिए फिर काम करते हैं और ऐसे ही चलता रहता है। तो उनका कहना है कि सारे लोन को आप पे कर दीजिए, शुरुआत कीजिए छोटे लोन को पे करने से। वो एक बताते हैं कि छोटे छोटे लोन को पहले पे करना चाहिए, ताकि हमें फिर, जैसे वही है कि अगर हम बड़े चीज़ को एक बार पहली बार ही करने जाएंगे तो वो नहीं होगा। छोटे छोटे लोन को पहले हमें बंद करना है, उसके बाद हमें उससे बड़े लोन को, फिर उससे बड़े लोन को, इस तरह से सारे लोन को हमें पे कर देना है। और उसके बाद लिव डेट फ्री लाइफ, बिना लोन वाली ज़िंदगी जीने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने नोट किया है। अभी नेक्स्ट लर्निंग की तरफ जाते हैं, जिसमें बताया गया है कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी प्लानिंग आपको करना ज़रूरी है। ये भी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर अचानक से पता चलता है, क्योंकि अभी बच्चे को पढ़ाने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, फिर अचानक फिर हमें समझ नहीं आता क्या करें, फिर हम बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, वापस हम लोन के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो अगर हम पहले से इसका प्लानिंग करें तो हमें लोन हो सकता है कम लेना पड़े या फिर बिल्कुल भी ना लेना पड़े। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारे बच्चे नहीं हैं तो हम इतना आगे क्या क्यों सोचें। सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इतना दुनिया फास्ट हो गया है कि हर चीज़ आपको पता चल गया है कि आने वाला दिन में अभी क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। और इसलिए हम इमरजेंसी फ़ंड भी रखे हैं कि अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ है तो वो भी हम नुकसान को झेल सकते हैं। और ये प्लानिंग जो बच्चों की पढ़ाई का है, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा अमाउंट लगता है, तो वो भी लेखक का कहना है कि उसको भी प्लानिंग ज़रूर करना चाहिए। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो मैंने शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बुक है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बहुत ही मेरा फेवरेट बुक है। सबसे पहला बुक जो मैंने स्टार्ट किया था लर्निंग के लिए, यही वो बुक था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। इसका टाइटल ही ऐसा है कि एक अमीर पिताजी है और दूसरा गरीब पिताजी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि क्या होगा, काफ़ी मज़ा आया इसको। मैं तो यूट्यूब में ऑडियो ही सुनता हूँ, क्योंकि बुक पढ़ने में मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। तो इसलिए इस बुक को जब मैं पढ़ रहा था तो जब मैं सुन रहा था तो काफ़ी मज़ा आया। तो इसमें से चलिए कुछ लर्निंग्स को शेयर करते हैं। इस बुक में राइटर ने 2 डैड के बारे में बताया है। एक रिच डैड है जो उनके फ्रेंड के डैड है, और दूसरा है पुअर डैड जो उनके खुद के डैड है। पुअर डैड उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उनके जो डैड रहते हैं वो काफ़ी अच्छी सैलरी उनको मिलती है, फिर भी वो पैसों के लिए उनको प्रॉब्लम हमें हर महीने रहती है। और जो रिच डैड है उनको पैसे की कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, और फाइनली वो एक अमीर आदमी बन जाते हैं। तो वो अपने रिच डैड से काफ़ी कुछ सीखते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो लर्निंग मैंने इसमें से देखा है कि वो ये है कि हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड ऐसा बोलते हैं कि अगर ये आपको पता है तो आप अमीर बन सकते हैं। सब लोग अमीर इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो उनको पता नहीं रहता है। रिच डैड बोलते हैं कि वो एसेट्स उसको बोलते हैं जिसमें हमारा पैसा जेब में आता हो, और लाइबिलिटीज़ उसको बोलते हैं जिससे पैसा हमारे जेब से निकलता हो। और यही माइनर सा जो डिफरेंस है वो सभी लोग नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, और एसेट्स को कम खरीदते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बारे में, उसको मैंने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाइबिलिटीज़ में किसी भी तरह का लोन आप लेते हैं तो वो लाइबिलिटीज़ होता है। अगर आपको कोई बिल पेमेंट करना बाकी है तो वो भी आपका लाइबिलिटी, आपको देना पड़ेगा। आपका कोई इनकम टैक्स बाकी है तो वो भी एक लाइबिलिटी है।
और कुछ ऐसा खर्च जो आप पैसा अभी तक नहीं दिए, देना बाकी है, तो वो भी आपका लाइबिलिटी है, आपको देना पड़ेगा। और एसेट्स में यहाँ पे है आपके पास पैसा है, अगर आपके पास बैंक में पैसा है, आपका कोई इन्वेंट्री है, कोई सामान है, स्टॉक्स है, आपका कोई ज़मीन और बिल्डिंग्स है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, आपका व्हीकल है, आपका फर्नीचर है, आपका पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, बिजनेस, माइंड, नॉलेज, ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर जो रिच डैड है वो ऐसा बोलते हैं कि आप एसेट्स का डिफिनेशन उनकी नज़र में वही है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं और ख़रीदने से जब वो पैसा आपके जेब में आता है तो वही एसेट्स है, बाकी लाइबिलिटी, अगर पैसा निकल रहा है तो वो लाइबिलिटीज़ है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और वो गाड़ी आप रेंट पे दे देते हैं, तो रेंट पे जो हर महीने आपका इनकम आ रहा है, मान लीजिए उस गाड़ी को मेंटेनेंस में और इंश्योरेंस में वो सब खर्चा करने के बाद महीने का खर्चा आपका मान लीजिए 10,000 रुपया हो रहा है और आपका रेंट में आपका 12,000 रुपया आ रहा है, यानी 2,000 रुपया आपका जेब में आ रहा है, तो यानी कि वो एसेट्स है वो गाड़ी। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है कि आपका खर्चा ही हो रहा है 10,000 और इनकम कुछ आ नहीं रहा है, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। तो एसेट्स को ज़्यादा ऑक्यूपाई करने की सलाह देते हैं रिच डैड, जितना ज़्यादा हो सके हमें एसेट्स खरीदना चाहिए। और एसेट्स का कॉलम बोलते हैं, एसेट्स का कॉलम को हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि लाइबिलिटी वाला कॉलम कम होना चाहिए। और ऐसे भी आप देखेंगे कि 2:1 का रेशियो होना चाहिए, आपका एसेट्स 2 गुना होना चाहिए लाइबिलिटी के मुकाबले। तो यही बहुत बड़ा लर्निंग है जो उस बुक से मैंने सीखा कि अगर आप कुछ भी लेते हैं, जब लेने के समय आप ये सोचते हैं कि ये एसेट्स है कि लाइबिलिटीज़ है, अगर ये आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर आप एसेट्स से ऑक्यूपाई करेंगे, आप एसेट्स लेंगे, आप लाइबिलिटीज़ नहीं लेंगे। अब लाइबिलिटीज़ इसमें क्या हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि आप गाड़ी ले लिए, उसमें हर महीने का जो खर्चा होता है अगर आप रेंट पे नहीं देते हैं तो वो आपका फिर एक्सपेंसेस में आ जाता है, लाइबिलिटीज़ में आ जाता है, क्योंकि ईएमआई भी आप दे रहे हैं, लोन पे लिए हैं गाड़ी। तो उसी तरह जब आप घर लेते हैं तो घर का भी ईएमआई आप दे रहे हैं, और अगर आपका टैक्स में कुछ पैसा बच रहा है जिससे आपका ईएमआई भी कवर हो सकता है और आपने रेंट पे भी दे दिया है, तो फिर वो भी एसेट्स में आ जाएगा, ऐसा रिच डैड का कहना है। तो लेखक ने भी यही बताया है कि आप भी इसी तरह से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस देखिए, और जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो एसेट्स को ज़्यादा खरीदिए, उसके बाद आपका वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट जो बुक है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबका फेवरेट है फाइनेंशियल फ्रीडम। हर कोई आजकल फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है कि पैसिव इनकम इतना है कि वो उन्हें जो काम वो नहीं करना चाहते वो नहीं करना पड़े, अपनी मर्ज़ी से वो काम करे जो उनको पसंद हो। तो ये भाई साहब जिन्होंने ये बुक लिखा है 5 साल में फाइनेंशियल फ्री होकर दिखाया है, 75 करोड़ रुपीज़ जमा किया 5 साल में। और जब इन्होंने शुरुआत किया तो $107 ही थे इनके पास, यानी कि अगर हम डॉलर को अगर हम 100 रुपया भी अगर मानते हैं तो 10700 यानी 10,700 रुपये ही इनके अकाउंट में थे। और उसके बाद जो इन्होंने 5 साल में किया और आज तक इनका नाम लिया जा रहा है, और ये फाइनेंशियल फ्री प्रैक्टिकली होकर दिखाया इन्होंने। तो इस बुक से क्या क्या लर्निंग्स है वो चलिए देखते हैं। लेखक का कहना है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। तो इसके लिए वो बताते हैं कि आपके महीने का जो खर्च है वो पहले आप निकाल लीजिए, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 साल 12 महीने में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 साल का एक्सपेंसेस आ जाएगा। उसके बाद उसको 25 टाइम्स कर दीजिए, जिससे आपका एक फिगर आएगा और वही फिगर आपको अचीव करना है। तो वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहला लर्निंग है इस बुक का ये। दूसरा सबसे बड़ा लर्निंग और ये है कि आप अपने टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि टाइम इज़ इक्वल टू मनी, या हम बोल सकते हैं टाइम इज़ मोर देन मनी। क्योंकि पैसा आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं लेकिन टाइम लिमिटेड है, क्योंकि टाइम अगर आपका चला गया तो फिर वो वापस नहीं आता है। और आप अगर अपने टाइम को अच्छा उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और एक और चीज़ उन्होंने बोला है कि आप कुछ भी करते हैं, जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको साइड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी करनी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए नई 8 घंटे का जॉब करते हैं, फिर आपको एक ऐसा कुछ बिज़नेस करना चाहिए जिसके बारे में आप इंटरेस्टेड हो, या फिर आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आपको इनकम बढ़ाने के लिए उसी सैलरी में या उसी जॉब में आपको कुछ स्किल्स बढ़ाने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा बचाएंगे, और जितना ज़्यादा बचाएंगे उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री होंगे। नेक्स्ट जो बुक है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। चलिए इस बुक का भी लर्निंग्स को देखते हैं। इसमें जो पहला लर्निंग है जो मैंने नोट डाउन किया वो ये है कि प्रोटेक्ट योर वेल्थ। आप पैसा कमा चुके हैं, आप 5 साल के बाद जितना आपको अमाउंट चाहिए था अचीव कर लिए हैं, उसके बाद उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक कहानी शेयर करते हुए लेखक कहते हैं कि एक आदमी जो कि अमीर दिख रहा था, वो अपने दोस्त को बोलता है कि आप 1 लाख रुपए का गोल्ड का कॉइन ले आओ। तो वो ले आता है, फिर उस गोल्ड के कॉइन को लेकर समुद्र के किनारे खड़े होकर एक एक करके फेंकता है, और वो बोलता है देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दूर कौन फेंकता है। तो इस तरह से ये जो राइटर है वो देखते हैं तो उनको काफ़ी हंसी आती है कि ये अपने वेल्थ को किस तरह से वेस्ट कर रहा है।
तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, नहीं तो आप जहाँ ज़ीरो से स्टार्ट किए थे आप वापस ज़ीरो में आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा लर्निंग इस बुक का ये है। दूसरा लर्निंग ये है कि कभी कभी हमें दिखता जो है कि ये बहुत अमीर आदमी होगा, असल में वो होता नहीं। आप देखे होंगे अपने सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं या घर है या फिर महंगे कपड़े हैं, लेकिन जब जैसे ही उनके बारे में और पता चलता है तो मालूम पड़ता है कि सारा ये चीज़ लोन पर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे दिखेंगे आपको जो बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, काफ़ी वेल्दी होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे राइटर यही बोलते हैं कि द रियल वेल्थ इज़ नॉट व्हाट इज़ सीन बट व्हाट वी डू नॉट सी। तो ऐसा भी होता है, इसलिए साइकोलॉजी को समझना है, मनी के साइकोलॉजी को समझना है कि आप जो देख रहे हैं हो सकता है कि वो सच नहीं है। तो ऐसा नहीं है उसको देख के आप भी वही चीज़ करें, आप भी लोन लेने लगे उसको नीचा दिखाने के लिए कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। इस बुक का ये एक लर्निंग था जो शेयर किया मैंने। आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट बुक का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। इस बुक से जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मैंने सीखा है, चलिए देखते हैं वो क्या है। 4% विड्रॉल रूल। वो उनका कहना है कि जितना भी फंड हमें ज़रूरत है वो जब हम जमा कर लेते हैं उसके बाद हमें उसका सिर्फ 4% निकालना है, ताकि हमारा वेल्थ कभी भी ख़त्म ना हो। अगर हम इस फॉर्मूले को अपनाते हैं, मान लीजिए आपने ऐसा सोचा कि 1 करोड़ अगर मैं जमा कर लेता हूँ तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। उस 1 करोड़ को आप कुछ पैसे एफडी में रख सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो उसका जो टोटल एवरेज परसेंटेज आपको मिलेगा रिटर्न में हर साल, वो जितना भी रहेगा, अगर आप 4% निकालते हैं उस अमाउंट से, तो आपका वो वेल्थ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यानी कि हमें 4% तक पैसा निकालना है। और तो ये सारे लर्निंग्स थी जो मैंने शेयर किया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इसे पढ़ें, और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज होगा आपको, और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में और आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री होना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।